बीपीएससी टीआरई 4 या किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक जो है ज़रूर जो है पढ़ना चाहिए और इससे जो है अक्सर जो है एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है एडुटेरिया का एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक जो वस्तुनिष्ठ ऑल आउट दिया गया है उसी का जो है 7 क्लास का मैं आपको जो है इसका ज्योग्राफी का जो है व्याख्या के साथ जो है बताने वाला हूँ। इसमें जो टोटल जो क्वेश्चन की संख्या होगी वो जो है 7 क्लास में 60 क्वेश्चनों की संख्या होगी। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 7 क्लास में 60 क्वेश्चन और 6 क्लास में भी जो है 60 क्वेश्चन था। तो अगर आप 6 क्लास का नहीं देखे हैं तो आप जो है यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो जो है देख सकते हैं 6 क्लास का। अगर आपको आई बटन पे नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे जो है आपको प्ले लिस्ट पे जो है मेरे चैनल के प्ले लिस्ट पे जाके वहाँ पे जो है आपको एक फोल्डर बना हुआ है एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक। तो वहाँ पे जो है उस फोल्डर में जो है आपको 6 क्लास का वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से भी जो है आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 क्लास का जो है ज्योग्राफी का जो है 60 क्वेश्चन जो है पूरा व्याख्या के साथ जो है बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो है बाएं तरफ जो है एनसीईआरटी एडुटेरिया का जो क्वेश्चन है 7 क्लास का वो जो है हमने निकाल रखा है और दाहिना तरफ जो है यहाँ पे 7 एनसीईआरटी का जो है 7 क्लास का हमने जो है बुक जो है निकाल के रखा है। बुक से जो है मैं आपका इस क्वेश्चन का डिक्लेयर जो है यहाँ पे करूँगा, यानी कि व्याख्या जो है इसी के साथ जो है बुक के जो है दिया गया है जो टॉपिक उसी में से जो है हम उसका व्याख्या जो है करेंगे और आपको बताते चलेंगे कि किस तरह से इसमें जो है क्वेश्चन जो है आया है और उससे जो है आपका थोड़ा सा क्लियर जो है कंसेप्ट जो है हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे जो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि फ्रेंच शब्द एनवायरनमेंट का अर्थ होता है पर्यावरण होता है। तो इसमें जो है एनवायरनमेंट का अर्थ जो है पर्यावरण नहीं होता है, क्या होता है, पड़ोस होता है। ओके, उसके बाद जो है दूसरा जो ऑप्शन है इसमें कि उच्च ताप और दाब के कारण चिकनी मिट्टी संगमरमर एवं चूना पत्थर स्लेट में परिवर्तित होता है। नहीं, चूना पत्थर में स्लेट में चिकनी मिट्टी नहीं होता है, बल्कि आग्नेय एवं अपसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण क्रांति सेल में परिवर्तित होता है, जैसे चिकनी मिट्टी। अब यह जो है क्वेश्चन बुक में कहाँ था, तो मैं आपको जो है बुक में जो है इसका थोड़ा सा यहाँ पे जो है डिक्लेयर जो कर देता हूँ कि बुक में जो है कहाँ से ये जो है क्वेश्चन जो है आया था। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट जो इसका दिया था कि पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट का शाब्दिक अर्थ होता है फ्रेंच शब्द एनवायरनमेंट या एनवायरनमेंट से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस होता है। तो यहाँ पे पड़ोस दिया था और यहाँ पे पर्यावरण दे दिया था, इसीलिए यह जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा इसका सही है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि परितंत्र को परिभाषित करें, यानी कि परितंत्र जो है किसे कहते हैं। इसमें जो है ऑप्शन दिया गया है कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पति एवं प्राणी को परितंत्र कहते हैं। नहीं, यह जो है ऑप्शन गलत है। जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच के संबंध जिसमें रहते हैं तो उसे परितंत्र कहते हैं। हाँ, यह जो है सही है। पृथ्वी की वह स्थान जहाँ सजीव रहते हैं, तो नहीं, यह भी जो है ऑप्शन गलत है। एक दूसरे से अन्य क्रिया करने वाले जीवों को समुदाय को परितंत्र कहते हैं। नहीं, यह भी जो है ऑप्शन गलत है। परितंत्र किसे कहते हैं, तो परितंत्र का अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो यहाँ से जो है परिभाषा इसको लिख सकते हैं। देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि परितंत्र ओके वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन सभी भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, वे सभी क्या होते हैं, परितंत्र होते हैं। ओके, तो इसका जो है आप परिभाषा लिख सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर जो है आता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह से जो है हम 8 क्लास का भी जो है नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे और आपको जो है बुक के साथ जो है इसका व्याख्या के साथ जो है हमें आपको बताते चलूँगा। आपकी तैयारी जो है और अच्छी तरह से हो जाएगी। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि महासागरीय सहंती में परपट्टी की मोटाई महाद्वीपीय सहंती की मोटाई से अधिक होती है। नहीं, अधिक नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, कम होती है। ओके, यहाँ पे कम होगा। ओके, चले अगला जो इसका ऑप्शन है कि महाद्वीपीय सहंती मुख्य रूप से सिलिका एवं मैग्नीशियम से जैसे खनिज से बना होता है। तो नहीं, महाद्वीपीय जो सहंती होती है वो सिलिका और एल्यूमिना से बना होता है। महाद्वीपीय सहंती किससे बना होता है, सिलिका और एल्यूमिना से बना होता है।
तो सिलिका और मैग्नीशियम किससे बना होता है? तो ये महासागरीय का दिया हुआ है, यानी कि महासागर किससे बना होता है? महासागरीय की मुख्य संहति किससे बना होता है? तो सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है। ओके, यहाँ पे हमने लिख भी दिया था कि महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है। ओके, तो इसका जो है यहाँ पे हो जाएगा, नहीं तो एक सही है नहीं दो सही है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है इसमें भी जो है दिया गया है, मैं आपको अगर इसका व्याख्या बता दूं तो यहाँ पे जो है तीसरा का भी जो है मैं आपको बता दूं कि तीसरा का भी जो है कहाँ पे इसका क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे जो है इसका क्वेश्चन है, अगर वीडियो पॉज करके आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि महाद्वीपीय जो संहति होती है वो सिलिका और एल्यूमिना से बना होता है। महासागर जो होता है, महासागर की प्रॉपर्टी जो होता है सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है। ओके, तो इस तरह से जो है इसका व्याख्या जो है बुक के साथ जो है मैं आपको बताते चलूँगा। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन इसमें कि अंतर्भेदी आग्नेय सेलों का आकार ठंडा होने के पश्चात महीन दानों की तरह हो जाती है? नहीं, महीन दानों की तरह नहीं होती है, बल्कि इसमें क्या होता है? बड़ा हो जाता है। ओके, तो ये जो है गलत हो जाएगा। अंतर्भेदी आग्नेय सेल धीरे धीरे ठंडा होता है? हाँ, अंतर्भेदी आग्नेय सेल जो होता है धीरे धीरे ठंडा होता है। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि अंतर्भेदी आग्नेय सेल किसे कहते हैं? तो मैं आपको जो है इसका भी जो है यहाँ पे व्याख्या जो है बता देता हूँ कि आग्नेय सेल में आग्नेय सेल किसे कहा जाता है, अंतर्भेदी सेल जो है किसे कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप जो है इसे देख सकते हैं। बहिर्भेदी सेल कौन सा होता है? तो जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपट्टी पर इस प्रकार के बने सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहा जाता है। तो बहिर्भेदी सेल किसे कहा जाता है? जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है और तेजी से ठंडा हो जाता है और परपट्टी के इस प्रकार से बने सेल को क्या कहा जाता है? बहिर्भेदी सेल कहा जाता है। अब अंतर्भेदी सेल किसे कहा जाता है? तो द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपट्टी के अंदर ही गहराई में ठंडा हो जाता है। इस प्रकार से बने सेल को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहा जाता है। तो यहाँ पे जो क्या ऑप्शन था कि अंतर्भेदी आग्नेय सेल धीरे धीरे ठंडा होता है, तो हाँ यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि धीरे धीरे यह ठंडा होता है और कारण बड़े दाने के रूप में जो है होता है। तो यह जो है आप इसको वीडियो पॉज करके आग्नेय सेल का अंतर्भेदी और बहिर्भेदी जो है आप लिख सकते हैं। ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आर जो है सत्य है और ए जो है क्या है? इसका गलत है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पंचमा, पृथ्वी के अंतरिक्ष भाग के संदर्भ में नाइफ शब्द के बारे में बताना है। तो नाइफ शब्द निकेल और फेरस से बना होता है। हाँ, नाइफ शब्द जो होता है वो निकल और फेरस से बनाता है, फेरस या तो लोहा। ओके, पृथ्वी की कोर मुख्य रूप से निकेल और लोहा से बना होता है। तो हाँ, निकेल और लोहा से बना होता है। नाइफ नामक परत पृथ्वी के मेंटल को घेरे रहता है? नहीं, यह जो है गलत ऑप्शन है। तो इसका जो है 1 और 2 जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है छठा नंबर, यहाँ पे छठा नंबर कि पृथ्वी के आयतन का केवल 15% ही भाग जो है कोड होता है। तो हाँ, इसका 15% भाग ही जो होता है क्या होता है? कोड होता है, जिसमें 1% जो होता है परपट्टी होता है, 84% मेंटल होता है और पृथ्वी की तिर्जा जो है 6371 किलोमीटर है। यह जो है आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। तो हाँ, जो है परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलो गहराई तक जो है फैला होता है। तीसरा जो इसका ऑप्शन है कि लैटिन शब्द सेंटीमेंटल का अर्थ रूप परिवर्तन होता है। नहीं, सेंटीमेंटल का अर्थ का रूप का क्या होता है? स्थिर होता है। सेंटीमेंटल का अर्थ क्या होता है? स्थिर होता है। परिवर्तन किसका होता है? तो मेटामोरिफिक का जो है अर्थ होता है परिवर्तन होता है। यहाँ पे हमने लिख दिया था। अब यह भी क्वेश्चन को जो है अगर आप जो है देखना चाहेंगे कि इसका जो है व्याख्या कहाँ दिया गया है, तो यहाँ पे जो है इसका देख सकते हैं व्याख्या। यहाँ पे हमने छठा क्वेश्चन जो है लिख रखा है। पृथ्वी के आयतन का केवल जो है 0.5% हिस्सा ही परपट्टी होता है। 0.5% हिस्सा क्या होता है? परपट्टी होता है और 16% मेंटल होता है। हालांकि इसमें जो है पृथ्वी का केवल 15% ही कोड होता है। 15 दिया था, इसमें 16 दिया हुआ है। 83% जो है हिस्सा क्या होता है? कोड होता है। पृथ्वी की तिर्जा कितनी है? 6371 किलोमीटर है। ओके, अब यहाँ पे ऑप्शन था तीसरा ऑप्शन कि लैटिन भाषा सेंटीमेंटल का अर्थ रूप परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे देखिए कि सेंटीमेंट्री का अर्थ क्या होता है? तो यह लैटिन शब्द से सेंटीमेंटल का अर्थ होता है स्थिर होता है। यहाँ पे स्थिर दिया हुआ है।
मेटाफोरिक का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन होता है। मेटाफोरिक जो है ग्रीक शब्द से मेटाफोरस से बना है, जिसका अर्थ होता है परिवर्तन होता है। इंगनियस का शब्द क्या होता है, तो यह लैटिन शब्द है इंगनियस से, जिसका अर्थ क्या होता है, तो अज्ञान होता है। वीडियो को पॉज करके यह सभी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जो है लिख सकते हैं किसका कौन सा अर्थ होता है। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो 7वां क्वेश्चन है कि ढक्कन का पठार बेसाल्ट सेल से बना होता है। हाँ, ढक्कन का पठार जो है बेसाल्ट सेल से ही बना है। आग्नेय सेल का द्वितीय सेल भी कहा जाता है। नहीं, आग्नेय सेल को द्वितीय सेल नहीं कहा जाता है, बल्कि इसको प्राथमिक सेल कहा जाता है। प्राथमिक सेल जो है अंतर्भेदी और बहिर्भेदी होता है। अगर आप अंतर्भेदी बहिर्भेदी नहीं जानते हैं तो यहाँ से जो है इसको वीडियो पॉज करके जो है लिख सकते हैं कि अंतर्भेदी जो है क्या होता है, ओके, और बहिर्भेदी क्या होता है। ओके, दोनों का यहाँ पे जो है परिभाषा दिया गया है। हमने पिछला भी जो है क्वेश्चन में आपको बता दिए थे। तो यह जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट प्राथमिक सेल का उदाहरण है। हाँ, यह जो है सही है। बेसाल्ट अंतर्भेदी आग्नेय सेल, जबकि ग्रेनाइट बहिर्भेदी आग्नेय सेल का उदाहरण है। नहीं, यह जो है गलत है। इसमें आपको असत्य चुनना था, तो 2 और 4 इसका जो है असत्य है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है। नहीं, महाद्वीपीय जो संहति होती है वो किससे बना होता है, सिलिका और एल्यूमिना से बना होता है। ओके, पृथ्वी का आयतन का 84% हिस्सा मेंटल से बना है। तो हाँ, जो है इसका मेंटल से बना है। एक जो है गलत हो जाएगा, दूसरा जो है सही हो जाएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, स्थल मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ओके, इसमें जो है आपको सत्य चुनना है। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होता है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। हाँ, जो है सही है, यानी कि स्थलमंडलीय अनेक प्लेटों में विभाजित होता है, जिन्हें स्थलमंडलीय जो है प्लेट कहा जाता है। स्थलमंडलीय प्लेट पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मेघवा के कारण कभी कभी धीमी गति से चारों ओर घूमती है। नहीं, धीमी गति से यह चारों ओर नहीं घूमती है, बल्कि वृत्तीय गति से जो है यह चारों ओर जो है घूमती है। ओके, वृत्तीय गति से। स्थलमंडलीय प्लेट की गति के कारण पृथ्वी सतह पर परिवर्तन होता है। तो इसमें जो है हाँ, यह जो है परिवर्तन होता है, यानी कि 1 और 3 जो है इसका सही है। तो इसके लिए ऑप्शन जो हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। और यह क्वेश्चन का आप डिस्कर्स देखना चाहते हैं कि कहाँ पे इसका डिस्कर्स है और किस तरह से जो है आपको इसका जो है क्लियर किया गया, तो यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूँ। ओके, 9वां क्वेश्चन है कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होता है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहा जाता है। इसीलिए जो है एक जो है यहाँ पे ऑप्शन सही था। दूसरा जो इसका ऑप्शन दिया गया था कि मेग्मा जो है वृत्तीय गति से घूमता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेग्मा क्या होता है, वृत्तीय गति से घूमता है, जबकि इसमें दिया हुआ था कि चारों ओर घूमता है। नहीं, वृत्तीय गति से घूमता है। स्थलीय मंडलीय प्लेट गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। तो स्थलीय मंडलीय प्लेट गति के कारण पृथ्वी की क्या होता है, परिवर्तन होता है यहाँ पे, इसलिए यह जो है सही हो गया। ओके, तो ये जो है 9वां का था, इसलिए 1 और 3 जो है सही हो चुका है। ओके, 10वां जो क्वेश्चन है कि जो बल पृथ्वी के अंतरिक्ष भाग में घटित होते हैं उन्हें एक्सोजोनिक फोर्स कहते हैं। एक्सोजोनिक फोर्स कहते हैं। नहीं, यह जो है गलत है। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। नहीं, एंडोजेनिक फोर्स किसे कहते हैं, तो अंतरिक्ष भाग में होता है उसे एंडोजेनिक फोर्स कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एंडोजेनिक फोर्स क्या किसे कहा जाता है, तो जो बल पृथ्वी के अंतरिक्ष भाग में गठित होते हैं उससे अंतर्जनित या एंडोजेनिक फोर्स कहा जाता है, यानी कि अंतरिक्ष भाग में होता है। इसीलिए इसका 2 भी जो है गलत हो जाएगा। तो इसका जो है ऑप्शन यहाँ पे जो है आपका न तो 1 सही है, न ही 2 सही है। ओके, इसी तरह से जो है अगला जो क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन यहाँ पे कि अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। निम्न में से कौन सी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। तो इसमें अत्यधिक हानि किस में होती है, तो भूकंप में होती है और ज्वालामुखी में होती है। इसीलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो इसका भी व्याख्या यहाँ पे दिया गया कि अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति से उत्पन्न होती है, तो कभी कभी धीमी गति से होती है, जिसमें भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण जो है पृथ्वी की सतह पर अधिक जो है क्या होती है, हानि होती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन 2 जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन कि भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, सत्य कथन को चुनना है। भूपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन प्रारंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। सही है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। हाँ, निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। अधिकेंद्र की निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। हाँ, अधिकेंद्र पर निकटतम भाग की अधिक हानि होती है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ती है।
बढ़ती नहीं है बल्कि घटती है, इसीलिए यह जो है गलत हो जाएगा। अब तीनों का व्याख्या जो है यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं और मैं आपको जो है इसका थोड़ा सा बताने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। ओके, पहला जो इसका जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि भूपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन प्रारंभ होती है उद्गम केंद्र कहलाता है। तो उद्गम केंद्र कौन सा होता है, तो देख सकते हैं कि उद्गम केंद्र जहाँ पे यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे क्या है, यह पृथ्वी है और यहाँ पे जो है उद्गम केंद्र, यहाँ पे जो है इसका क्या कहलाता है, तो उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र कौन सा होता है, इसको P कहा जाता है, बीच वाले को S कहा जाता है और जहाँ पे भूकंप टकराता है, मान चले कि यहाँ पे भूकंप टकराया तो इसको जो है L कहा जाएगा। L तरंग जो है टकराता है, S तरंग जो होता है बीच में होता है, P तरंग जो होता है यहाँ पे सबसे उद्गम केंद्र पे कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो जो है बात आएगा कि ओके। उसके बाद जो है उद्गम केंद्र भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है, यानी कि इस स्थान को क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र कहा जाता है। देख सकते हैं कि इस स्थान को क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र कहा जाता है। ओके, अधिकेंद्र के निकट भाग में सर्वाधिक हानि होती है। तो हाँ, अधिकेंद्र पे ही, तो मान चले कि यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे जो है भूकंप टकराएगा तो क्या होगा, भूकंप जो है चारों ओर फैलेगा और यहाँ पे जो है सर्वाधिक जो है क्षति होती है। यहीं पे जो है ऊपर ही क्या रहता है, बिल्डिंग सारा कुछ जो है तो ऊपर ही रहता है, कल कारखाना सारा कुछ तो ऊपर ही रहता है। तो जैसे ही भूकंप जो है यहाँ से आके और नीचे यहाँ से आके जैसे ही यहाँ पे टकराएगी, भूकंप क्या होगा, सबसे ज़्यादा जो है यहीं पे हानि जो होगा और भूकंप इस तरह से जो है ज़्यादा जो है क्या होगा कि क्षेत्र में फैलेगा। तो यहाँ पे बोल रहा था चौथा ऑप्शन कि अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ती है, बढ़ती नहीं है बल्कि जैसे जैसे मान चले कि भूकंप की दूरी यहाँ पे जो है, भूकंप जैसे जैसे यहाँ पे क्या होगा, भूकंप मान चले कि जैसे जैसे यहाँ पे जैसे जैसे यह जिसका दूरी जो है बढ़ेगा, भूकंप की तीव्रता क्या होगी, घटेगा। ओके, ऐसा नहीं कि मान चले कि बढ़ा है, अब यहाँ भूकंप का केंद्र है, यहाँ पे भूकंप उठा, तो ऐसा नहीं कि दूरी बढ़ने के साथ इसका अधिक जो है तीव्रता जो है और बढ़ेगा, नहीं, इसका तीव्रता क्या होगा, घटेगा। तो इसलिए चौथा जो है ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपको 1 और 2 और 3 जो है इसका सही है। ओके, यह क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ओके, और यहाँ पे जो है इसको देख के जो है समझ सकते हैं। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है कि पी तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंगे होती है। नहीं, पी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे नहीं होती है, क्या होती है, तो यहाँ पे जो है इसका व्याख्या भी जो है आप देख सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। यहाँ पे देखिए भूकंप का 3 तरंगे, ये सब जो है क्वेश्चन आप लिखते चलिएगा, वीडियो पॉज करके मैं आपको इधर क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, इधर इसका जो है इधर डिस्कस भी है। इस तरह से जो है यूट्यूब पर कोई नहीं बताया होगा आपको बुक के साथ, हो सके तो इसी का जो है यूडिटेरिया का जो डिस्कस दिया होगा उसी के द्वारा जो है आपको बताया होगा, तो हो सकता है मैं आपको जो है इसका बुक के साथ जो है इसका डिस्कस भी जो है बता रहा हूँ। ओके, तो मेरे मेहनत के लिए जो है 1 लाइक तो ज़रूर आप जो है कर दीजिएगा वीडियो को। ओके, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए यहाँ पे पूछ रहा है कि पी तरंगे जो होता है अनुप्रस्थ होता है। नहीं, पी तरंगे क्या होता है, अनुधर्ज होता है। यहाँ पे देखिए कि पी तरंगे क्या है, अनुधर्ज तरंगे हैं। एस तरंगे अनुधर्ज तरंगे होता है। नहीं, एस तरंगे क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंगे होता है। एल तरंगे पृष्ठीय तरंग कहा जाता है। तो एल तरंग को क्या कहा जाता है, पृष्ठीय तरंग कहा जाता है। तो यानी कि यह जो है सही है, 1 और 2 गलत है। जैसा कि यहाँ पे पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग, तो पी तरंग को क्या कहा जाता है, अनुप्रस्थ नहीं, अनुप्रस्थ नहीं क्या कहा जाता है, एल जो है अनुधर्ज कहा जाता है, पी तरंग। ओके, एस तरंग जो होता है क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है, एस तरंग। ओके, और एल तरंग पृष्ठीय तरंग होता है, तो एल तरंग यहाँ पे है पृष्ठीय तरंग होता है। एल तरंग ही जो है सबसे घातक होता है। अब पी तरंग के बारे में थोड़ा सा अगर आप लिखना चाहें तो पहले से हमने जो है इसे लिख रखा है, तो आप जो है इसे लिख सकते हैं कि पी तरंग जो है प्राथमिक तरंग होता है जिसे ठोस, द्रव और गैस से यह गुजरती है। द्वितीय तरंग जो होता है एस तरंग होता है जो केवल ठोस से गुजरती है। और एल जो तरंग होता है सतही तरंग, वो अधिक जो है विनाशकारी जो है होता है। यहाँ पे हमने TR4 लिखा था क्योंकि जो है हमने पहले से NCERT को पढ़ रखा है, यह सब जो है हमने पहले से हाईलाइट कर रखा था, उसी से जो है यहाँ पे क्वेश्चन भी जो है ऐड जो है कर दिया गया था यहाँ पे यूडिटेरिया में। तो हमने जो है जब पढ़ा तो इसे हमको लगा कि अरे ये तो जो है हमने सारा कुछ पढ़ा हुआ है, तो इसीलिए जो है देख सकते हैं कि सभी क्वेश्चन तर जो है हमने क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 13, तो इसी से जो क्वेश्चन यहाँ पे ऐड है, तो हमने जो है सोचा क्यों ना जो है इसका जो है उदाहरण देके जो है आपको क्वेश्चन को बताया जाए ताकि आपको जो है और अच्छी तरह से समझे। देख सकते हैं सभी को जो क्वेश्चन नहीं दिया गया उसे भी जो है हमने हाईलाइट कर रखा है, जो हमें लगा कि ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन जो है TR4 में जो है आने की संभावना है और अदर भी कंपटीशन में जो है इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाता है। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता को किस स्केल से मापा जाता है, तो ये तो आप भी जानते होगा कि रिएक्टर स्केल से। ऐसे यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि भूकंप
कि जो भूकंप का मापक एक यंत्र की क्रिया द्वारा किया जाता है, जिसे भूकंप लेखी या जो है भूकंप तीव्रता या तो है रिएक्टर स्केल से जो है इसका मापा जाता है। ओके, भूकंप की तीव्रता जो है 5.0 होती है, वह वस्तु से अधिक जो है क्षति होती है। आपको एक पॉइंट यहाँ पे लिखना चाहिए कि भूकंप जो है सबसे अधिक जो है यहाँ पे 26 जनवरी 2001 को भुर्ज यानी कि गुजरात में हुआ था, जिसे 6.9 की तीव्रता से जो है भीषण जो है वहाँ पे क्षति हुई थी। बहुत जो है उसमें प्रभावित जो है लोग जो है हुए थे। ओके, तो इस तरह से जो है यह इम्पोर्टेंट है, भूकंप से जो है अक्सर जो है एग्जाम में जो है क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 15वां नंबर कि पृथ्वी की सतह पर सेल टूटने की क्रिया को अपरदन कहते हैं? नहीं, अपरदन नहीं कहते, यह गलत है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसी विभिन्न घटनाओं द्वारा होने वाले क्षय को अपक्षय कहते हैं? नहीं, यह भी गलत है, इसीलिए इसका डी हो जाएगा। इसमें जो है 15 नंबर का कौन सा डिस्कर्स है? चलिए मैं 15 नंबर का डिस्कर्स जो है यहाँ पे देख लेता हूँ कि कौन सा इसका डिस्कर्स है, ताकि मैं इसको जो है क्वेश्चन को क्लियर जो है आपको कर दूँ कि इसमें जो है क्या होता है। ओके, तो 15 नंबर का मेरे पास जो है इसका शायद नहीं मिला होगा इस बुक में, इसीलिए जो है हमने नहीं लिखा। चलिए अगला जो आपको क्वेश्चन बताता है, सारा क्वेश्चन को जो है हमने लिख रखा है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि नदी के कार्यों के बारे में जो है यहाँ पे आपको जानकारी देना है, सत्य कथन को इसमें चुनना है। नदी के जल से अदृश्य भूमि का अपरदन होता है? नदी के जल से अदृश्य भूमि का अपरदन होता है? नहीं, यह भी जो है गलत है। जब नदी किसी खड़े ढाल के स्थान वाले अत्यधिक कठोर सेल या गड्ढे वाली घाटी से गिरती है तो यह कैनियन का निर्माण करती है? नहीं, कैनियन का निर्माण नहीं करती है, यह भी जो है गलत है। नदी मैदानी भागों में विसर्प का निर्माण करती है? हाँ, नदी जो है मैदानी भागों में विसर्प का निर्माण करती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि विसर्प का निर्माण जो है किस तरह से होता है। ओके, यह जो है नदी जो है यहाँ से जो है बह रही है। ओके, नदी बह रही है, यहीं पे जो है विसर्प का निर्माण होता है। देख सकते हैं कि मैदानी भाग में जो है क्या हो रहा है, विसर्प का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। ओके, तो इस तरह से जो है यह जो है तीसरा ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। ओके, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, यहाँ पे 17वां क्वेश्चन है कि विसर्प के किनारे पर लगातार अपरदन एवं निर्भेद शुरू होने से विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं, एक अलग संरचना का निर्माण करते हैं, वह संरचना क्या कहलाता है? तो वह संरचना देख सकते हैं कि जब इस तरह से नदी बह रही है, यह जो है नदी बह रही है और इस तरह से यहाँ पे विसर्प का निर्माण हो रहा है। अब धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिट्टी जो है जमा हो जाएगा। तो यहाँ पे जिस तरह से मिट्टी जमा हो जाएगा क्या हो जाएगा, यह जो है अलग हो जाएगा। अब यह जो जब अलग हो जाएगा तो क्या होगा, चांप झील का निर्माण हो जाएगा। चांप झील या तो गोकुल झील जो है इसे बोल सकते हैं। बिहार में गोकुल झील कहाँ पे है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अक्सर जो है यह जो है एग्जाम में जो है क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि बिहार में गोकुल झील कहाँ पे है, तो बिहार में गोकुल झील कहाँ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें जो है 17 का आंसर हो जाएगा, चांप झील का निर्माण होता है। ओके, अब जो है 18वां जो क्वेश्चन है कि एंजल जलप्रपात, एंजल जलप्रपात कहाँ पे है, नियंगरा जलप्रपात कहाँ पे है, विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पे है? तो आपको जो है इसका मिलान करना है। तो एंजल जो जलप्रपात है वह जो है दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला में है। नियंगरा जलप्रपात कहाँ है, तो कनाडा में है। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है, तो जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पे है। चलिए इसका भी जो है मैं आपको जो है बता देता हूँ कि कहाँ पे जो है कौन सा है। देख सकते हैं कि हमने जो है इधर मैप निकाला है, अब मैप से जो है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो है अमेरिका का जो है यहाँ पे यह जो है दक्षिणी अमेरिका का जो है यहाँ पे यह जो है मैप है। ओके, दक्षिणी अमेरिका का मैप है। अब यहीं पे जो है देख सकते हैं कि एंजल जलप्रपात कहाँ है, तो यहाँ पे जो है एंजल जलप्रपात है। उत्तरी अमेरिका में यहाँ पे जो है क्या है, नियंगरा जलप्रपात है। और विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है, तो यहाँ पे जो है अफ्रीका में जो है विक्टोरिया जलप्रपात है। ओके, यहाँ पे विक्टोरिया जलप्रपात देख सकते हैं कि हमने जो है इसका विक्टोरिया का जो है लिख रखा है। यह जो है अफ्रीका का यहाँ पे क्या है, अफ्रीका का यह जो है महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप का यह मैप है। ओके, यहाँ पे से जो है इस तरह से अफ्रीका है। ओके, तो अफ्रीका का यहाँ से यहाँ तक है। और नियंगरा का हमने बता दिया, नियंगरा जो है उत्तरी अमेरिका में, एंजल जो है दक्षिणी अमेरिका में, और जिम्बाब्वे यहाँ पे विक्टोरिया जो है जलप्रपात यहाँ पे जिम्बाब्वे और जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पे जो है यहीं पे जो है क्या है, विक्टोरिया जलप्रपात है। ओके, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा सी। ओके, चले अगला जो क्वेश्चन है कि नदी की उत्थिल तटों को क्या कहा जाता है, तो तटबंध कहा जाता है। देख सकते हैं कि तटबंध जो है किस तरह से उत्थिल रहता है, तो यहाँ पे जो है इसको तटबंध जो है कहा जाता है। इससे क्या कहा जाता है, देख सकते हैं कि यह जो है क्या है, तटबंध है, नदी है, इधर बीच में जो है क्या हो रहा है, नदी बह रही है
और इधर जो है क्या है, तटबंध है। ये सब क्या है, तटबंध है, तो इससे जो क्या है, तटबंध जो है कहा जाता है। ओके, तो इस तरह से जो है इसका तटबंध जो है सही हो जाएगा। अगला जो है 20वां क्वेश्चन कि नदी मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर जो है विचार करना है। समुद्र तक पहुँचते नदी की प्रवाह धीमा होकर कई अनेक धाराओं में विभाजित हो जाता है, जिसे सरिताएं कहा जाता है। जिसे सरिताएं नहीं बल्कि वितरिका जो है कहा जाता है, इसलिए एक ऑप्शन गलत हो जाएगा। केवल समुद्री मुहाने पर डेल्टा का निर्माण होता है जहाँ पर अवसादों का ग्रहण होता है, यानी कि अवसादों का ग्रहण होता है। तो यह जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका दूसरा जो है सही हो जाएगा, एक जो है आपको गलत हो जाएगा। तो इसमें जो है सत्य चुनना था, तो इसका जो है दूसरा जो है सही हो जाएगा। इसका 16 नंबर का 20 नंबर का क्वेश्चन का मैं आपको जो है इसका डिस्कर्स बता देता हूँ कि कहाँ पे जो है इसका डिस्कर्स जो है दिया गया है। तो डिस्कर्स जो है, चलिए मैं इसको जो है यहाँ पे देख लेता हूँ कि इसका जो है कहाँ पे जो है डिस्कर्स जो है दिया गया है। वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, तो इस तरह से जो है इसका ऑप्शन जो है बी जो है हो जाएगा। ओके, तो इसका ऑप्शन जो है बी सही होना चाहिए और बी सही जो है यहाँ पे होगा। देख सकते हैं कि वितरिका होती है और डेल्टा का निर्माण कहाँ होती है, तो नदी के मुहाने पर जो है डेल्टा का अवसादों का निर्माण होता है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वितरिका क्या होता है, सरिता यहाँ पे बोल रहा है कि सरिता नहीं बल्कि क्या होता है, वितरिका होती है। यहाँ पे दिया गया है कि वितरिका होती है। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है 21वां नंबर क्वेश्चन 21 का यहाँ पे डिस्कस है कि समुद्री तरंगे लगातार सेल से टकराकर दरार का निर्माण करती है। यही दरार समय के साथ चौड़ी एवं बड़ी होकर तटीय मेहराब का निर्माण कहते हैं। तटीय मेहराब का निर्माण नहीं बल्कि समुद्री गुफा का निर्माण होता है, इसलिए यह जो है गलत है। समुद्री गुफाएं के समय के साथ बड़े होते जाने के कारण इसमें केवल छत ही बचते हैं, जिसे समुद्री गुफा कहते हैं। नहीं, समुद्री गुफा नहीं, उसे क्या कहते हैं, तटीय मेहराब कहते हैं, इसीलिए यह भी जो है गलत हो जाएगा। समुद्री तरंगों द्वारा लगातार अपरदन के कारण तटीय मेहराब की छत भी टूट जाते हैं और केवल दीवारें बचती है, जिसे समुद्री भिंगरू कहते हैं। भिंगरू नहीं बल्कि एस्ट्रेक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे एस्ट्रेक कहते हैं। यह भी जो है गलत हो जाएगा। अब जो है इसका यहाँ पे पिक्चर देखिए। ओके, यहाँ पे जो है पिक्चर दिया गया है। अब देखिए एक एक क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ। समुद्री तरंग लगातार सेल से टकराकर दरार का निर्माण करती है। यही दरार समय के साथ चौड़ी एवं बड़ी और तटीय मेहराब का निर्माण करती है। जब समुद्र जो है इससे जब टकराती है तो यहाँ पे दरार का देख सकते हैं कि यह जो है निर्माण हुआ, इसे क्या कहते हैं, समुद्री गुफा कहते हैं। जब यह जो है यहाँ पे जो है समुद्री लहरें जब यह जो है टकराता है, इससे टकराता है। ओके, यहाँ पे तो क्या होता है, यह जो है समुद्री गुफा का इससे निर्माण होता है। समुद्री गुफाएं समय के साथ बड़ा हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि समुद्री गुफा क्या है, यह जो है बड़ा हो गया है। यहाँ पे देखिए कि क्या है, यह जो है बड़ा हो गया है, तो इसे क्या कहते हैं, तटीय मेहराब कहते हैं। ओके, और समुद्री तरंगे लगातार अपरदन के तटीय मेहराब के साथ टूट जाता है। तो यह देखिए यहाँ पे अब टूट गया, तो यह क्या हो गया, टूट गया, तो क्या हो गया, एस्ट्रेक का जो है यहाँ पे बन गया। तो इसमें बोल रहा था कि भिंगरू कहते हैं, भिंगरू नहीं एस्ट्रेक होता है। ओके, तो इसमें पूछ रहा था कि कौन सा असत्य है, तो इसमें तीनों असत्य है। ओके, इसी तरह से जो है 22वां क्वेश्चन है कि जब समुद्री लहरें किनारे पर सेंडिमेंट जमा करती है तो कौन सा कैस्ट्रोल जो है बनावट बनाती है, तो समुद्री पुलिन जो है बनावट जो है बनाती है। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है 23वां नंबर क्वेश्चन कि हिमनद द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे सेल रेत एवं तटछट मिट्टी निरपेक्ष होने से किस प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण होता है, तो हिमनद जलोढ़ का निर्माण होता है। 23वां नंबर क्वेश्चन 23वां का जो है मैं आपको जो इसका डिस्कर्स वीडियो दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्कर्स है इसका कि यहाँ पे कि हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सेल रेत एवं तटछट मिट्टी निरपेक्ष होते हैं। यह निरपेक्ष जो है हिमनद जलोढ़ का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इसका डी जो है सही हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है 24वां नंबर कि छत्रक सेल क्या होता है, तो छत्रक सेल होता है ऐसी संरचना जिसकी आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होता है, उसे छत्रक सेल कहा जाता है। बालू डिब्बा क्या होता है, तो बालू डिब्बा जो है क्या होता है, तो बालू डिब्बा रेगिस्तान में पवन बहाव के रुकने से रेत द्वारा निर्मित स्थलाकृति को बालू डिब्बा जो है कहा जाता है। देख सकते हैं कि बालू डिब्बा का जो है कुछ इस तरह से जो है बालू डिब्बा का यह जो है पिक्चर है। देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे रेत जो है जमा हो चुका है और यह सब जो है बालू डिब्बा का निर्माण जो है हो चुका है। लोएस क्या होता है,
तो महीन एवं हल्के बालू के कण जिसे पवन द्वारा अत्यधिक दूर ले जाकर विस्तृत क्षेत्र में निरपेक्षित स्थलाकृति का निर्माण करते हैं, उससे क्या करते हैं, लोएस कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे बड़ा लोएस का मैदान कहाँ है, तो चीन में है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन है। छत्रक किसे कहा जाता है, तो देख सकते हैं कि छत्रक यहाँ पे जो है रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निरपेक्ष का प्रमुख कारण है। रेगिस्तान में अपक छत्रक के आकार को सेल जो है सेल देख सकते हैं, यानी कि इसे देख सकते हैं। ओके, चले अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे छत्रक सेल, इसको वीडियो को पॉज करके आप जो है इसको लिख सकते हैं कि छत्रक सेल किसे कहते हैं, तो पवन सेल द्वारा ऊपरी अपेक्षा निचले भाग को आसानी से लटकती है, इसीलिए ऐसी सेल के आधार पर संकीर्ण एवं शीर्ष जो है विस्तृत होते हैं, उसे छत्रक सेल कहते हैं। पवन चलने वाले यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत जो है गिरकर छोटी पहाड़ी बनती है, जिसे बालू डिब्बा कहा जाता है। तो बालू डिब्बा के बारे में भी हमने बता दिया। हमने यहाँ पे बी लिखा हुआ था, यहाँ पे ए लिखा था, यानी कि ए जो है इसका ऑप्शन और बी का ऑप्शन का यहाँ पे जो है डिस्कर्स था। ओके, तो इस तरह से जो है इसका जो है आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अभी बारिश बहुत हो रहा है, थोड़ा सा आपको जो है बारिश का हो सके तो बारिश का आवाज़ जो है आता होगा वीडियो में, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बारिश जो है बारिश का समय है तो बारिश होगा ही। मेरे पास तो स्टूडियो है नहीं, मैं ऐसी जो है वीडियो जो है बना रहा हूँ। ओके, चले अगला जो क्वेश्चन है कि छत्रक सेल कहाँ पाई जाती है, तो छत्रक सेल जो है रेगिस्तान में जो है पाई जाती है। जब लगातार कटाव एवं जमाव के कारण नदी एक मोड़ मुख्य नदी से कट जाती है तो क्या होता है। अभी जस्ट हमने आपको बताया था कि नदी जब कट जाती है तो क्या होता है। देख सकते हैं कि जब नदी जब कट जाती है तो यहाँ पे किसका निर्माण हो चुका है, चांप झील यानी कि गोकुर झील का जो है यहाँ पे निर्माण जो है हो चुका है। तो गोकुर झील कहाँ है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, चले 27वां जो क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, सत्य कथन को चुनना है। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं, सभी जीव जो है वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं। यह सूर्य की किरणें को हानिकारक प्रभावी से रक्षा करता है, हाँ रक्षा करता है। यह वह वायु राशि है जिसमें पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाता है, हाँ रहने योग्य जो है बनाता है। इसका जो है क्वेश्चन कहाँ है, तो मैं आपको जो है इसका भी जो है डिस्कस जो है यहाँ पे बता देता हूँ कि इसका जो है डिस्कस जो है कहाँ है। 27वां क्वेश्चन जो है नेक्स्ट जो है इसका आया हुआ था, नेक्स्ट यानी कि वायु से इसका क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर सॉरी, चलिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे ये कर देते हैं। पृथ्वी के चारों ओर यहाँ पे इसको जो है हम ये हाईलाइट करते हैं ताकि आपको जो है यहाँ पे देखें। पृथ्वी के चारों ओर वायु की घनी चादर से घिरी हुई जिसे वायुमंडल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, पृथ्वी के सभी चारों ओर जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं, वायुमंडल पर जो है सभी निर्भर रहते हैं। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे पृथ्वी के सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर जो है निर्भर रहते हैं, इसीलिए जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि हम सांस लेने के लिए वायु प्रदान करते हैं एवं सूर्य की किरणें हानिकारक जो है प्रभाव से हमारी रक्षा करते हैं। यदि सुरक्षा की चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी के तप होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंडा के जम सकते हैं। अतः यह जो है वायु राशि जिसे पृथ्वी के तापमान रहने योग्य हो जो है बनाया जाता है। तो यानी कि तीनों जो है ऑप्शन इसका सही है, यह जो है सही हो जाएगा। 28वां जो क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस तीसरी सबसे अधिक मात्रा में होती है। ध्यान दीजिएगा, तीसरी सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है, तो आर्गन जो है गैस होती है। अब यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके इसे आप लिख लीजिएगा। ओके, तो पृथ्वी में सबसे जो प्रथम जो गैस होता है वो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, तो नाइट्रोजन होता है। सबसे ज़्यादा कौन सा गैस होता है, नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन कितना रहता है, 78% जो है नाइट्रोजन होता है। दूसरा कौन सा होता है पृथ्वी पर, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है दूसरा। तीसरा कौन सा होता है, तो आर्गन होता है जिसमें 0.93% रहता है। ओके, 93%, ओके 93% रहता है। चौथा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, जो कितना रहता है, 0.03% रहता है। और अन्य जो रहता है यहाँ पे, अन्य जो है 0.04% जो है रहता है। तो ये जो है आप लिख लीजिए। अक्सर जो है इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में जो है पूछा जाता है कि वायुमंडल में जो है यहाँ पे पूछा था कि तीसरी सबसे जो है गैस कौन सा होता है, तो आर्गन रहता है। नाइट्रोजन कितना रहता है, तो 78% रहता है, यह सबसे ज़्यादा रहता है, प्रथम हो गया। और दूसरा में जो कौन सा हो गया, दूसरा में ऑक्सीजन हो गया। तो इसमें ऑक्सीजन नहीं दिया हुआ था यहाँ पे जो है, हालांकि हम ऑक्सीजन लिख देते हैं, इसमें भी जो है ऑक्सीजन लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन जो है कितना प्रतिशत रहता है, तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन जो है 21% जो है रहता है। ओके, 21% पृथ्वी पर क्या है, ऑक्सीजन है।
यहाँ से जो है वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 29 नंबर की वायु चक्र के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। वायु गर्म होती है तो फैलती है एवं हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। वायु गर्म होती है तो फैलती है और ऊपर उठ जाती है। यहाँ पे जो है आपको सत्य कथन को जो है इसमें चॉइस जो है आपको करना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। ओके, जब वायु ठंडी होती है तो सघन और भारी होकर नीचे चली जाती है। तो इसमें जो है सत्य कथन कौन सा है, तो इसका मैं आपको पहले डिस्कर्स इसको जो है दिखा देता हूँ कि कौन सा इसका जो है डिस्कर्स है। यहाँ पे देखिए कि जब वायु गर्म होती है, यहाँ पे देखिए कि जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है, इसीलिए यह जो है सही है। ओके, दूसरा है कि ठंडी वायु सघन और भारी होती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या, ठंडी वायु जो यहाँ पे पूछ रहा है कि वायु ठंडी होती है और सघन और भारी होकर नीचे जाती है। तो वायु होती है इसीलिए यह नीचे जाती है, यानी कि यह भी जो है सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ओके, चलिए तीसरा जो क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस है जो अपनी मात्रा बढ़ाने पर सीधे वैश्विक मौसम और जलवायु पैटर्न को जो है प्रभावित करता है। तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रभावित करता है। इसका अगर डिस्कस यहाँ पे देखेगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से प्रभावित करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य और पशु द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के मात्रा के क्या होती है, बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला और खनिज तेल आदि ईंधन के जलने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा हुआ और आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करते हैं, यानी कि CO2। तो ये जो है 30 क्वेश्चन जो है हो चुका है। तो इस वीडियो में हम जो है 30 क्वेश्चन बताएंगे। अगला जो फिर इसका जो है पार्ट 2 रहेगा, उसमें जो है फिर 31 से जो है हम शुरू करके आपको जो है उसका को जो है आपको डिस्कस जो है बता देंगे। इस वीडियो कैसा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और मेरा बताने का स्टाइल कैसा रहा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर अगला वीडियो लेकर फंसेंगे, तब तक क्लिप दीजिए कुंदन का। जय हिंद।